दोस्तों, होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे मेरा पहले वीडियो में प्रॉमिस किया था, जो हम टॉपिक्स लेके आएंगे, हाउ टू बिल्ड योर ड्रीम हाउस स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप का ये आज पहला स्टेप है। जो आप मकान बनाने के लिए पहले आपको जमीन खरीदना पड़ेगा। तो जमीन खरीदने के लिए क्या क्या चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, ये लेके आज का वीडियो। फर्स्ट चीज तो देखना है वो है टाइटल डीड। मतलब जमीन का क्या टाइटल है, मतलब वो एग्रीकल्चरल लैंड है या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, रेसिडेंशियल लैंड है या कमर्शियल लैंड है। अगर रेसिडेंशियल लैंड है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर कमर्शियल लैंड है तो प्रॉब्लम है। उसमें आप रेसिडेंस नहीं बना सकते हो, मतलब मकान आप नहीं बना पाओगे। अगर एग्रीकल्चरल है तो प्रॉब्लम है, उसको नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब CLU, कन्वर्ट इन लैंड टू यूज, वो है कि नहीं वो आपको देख लेना पड़ेगा। और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप मकान बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है रिलीज सर्टिफिकेट। ये रिलीज सर्टिफिकेट क्या है? मान लीजिए आप एक जमीन खरीद ली है मकान बनाने के लिए, लेकिन कुछ काम के चलते 4-5 साल बीत गया, आप मकान नहीं बना पाए उसके बाद आपको एक दिन इमरजेंसी आ गया है, आपको जमीन बेच देना है या आप कुछ तरक्की किया है, आप वो जमीन बेच के कुछ दूसरे जगह में एक उससे बेहतरीन जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो उस टाइम में आप जब सेल करने के लिए जब जाएंगे, तब ऐसा हो सकता है जो बैंक आपको रिलीज सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। मतलब वो जमीन किसी ने पहले खरीद के रखा था और वो जमीन दिखा के वो बैंक से लोन लिया था, जो लोन वो रिपे किया गया, इसीलिए बैंक उस जमीन को रिलीज सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, मतलब आप सेल नहीं कर पाओगे। इसीलिए रिलीज सर्टिफिकेट है कि नहीं वो आपको देख लेना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी ऐसा ही है जैसा कुछ थर्ड पार्टी कुछ क्लेम है वो जमीन के ऊपर हो सकता है, या कुछ लीगल डेप्ट है जो पहले वाला जो आदमी जमीन को जो लिया था वो उसको पूरा किया नहीं, तो ये सब चीज भी आपको देख लेना पड़ेगा जो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। मतलब आप जब जमीन खरीदने के लिए जाएंगे तो आपका सेलर से आप जरूर प्रीवियस ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दीजिएगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको टैक्स के चलते कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट और एक चीज भी देखना है आपको, वो है लोकल अप्रूवल्स। मान लीजिए आपका जमीन कुछ पंचायत एरिया में आता है या कुछ म्युनिसिपलिटी एरिया में आता है या कुछ गवर्नमेंट कोऑपरेटिव में आता है या दूसरे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता है। जहां से भी आप जमीन खरीद रहा है, वहां से आप ऑल क्लियर सर्टिफिकेट जरूर लेंगे। ऑल क्लियर सर्टिफिकेट आपके पास अगर होगा तो होने से आपका फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये सब अगर आप सब ले लिए, उसके बावजूद भी ये बहुत बेहतरीन रहेगा अगर आप कुछ BLRO या किसी से ये जमीन को लास्ट 35 इयर्स का सर्चिंग करा दीजिएगा। तो सर्चिंग कराने से क्या होगा, जो ये जमीन प्रीवियस 35 इयर्स में किसके पास था, वो किसी से ये जमीन दिखा के लोन लिया था कि नहीं, वो लोन रिपे किया कि नहीं, ये पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा। इसके बाद और एक पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है, वो है जोन रेस्ट्रिक्शन। कई जगह पे जमीन का कुछ जोनल रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कुछ जमीन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए डिमार्क किया हुआ रहता है, कुछ इंडस्ट्रियल के लिए रहता है, कुछ कमर्शियल यूज के लिए रहता है। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो जगह में हम जमीन खरीद रहे हैं वो जगह में ऐसा कुछ जोन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्योंकि अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में जमीन खरीदे तो ओके, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन खरीद लिए और उसमें आप मकान बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पे रुकावट आएगी, आप नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए वो जोनल रेस्ट्रिक्शन जो है, वहाँ का जो मास्टर प्लान जो है उसमें दिया हुआ रहता है, वहां से परख लीजिएगा जो वो जगह हम जो जगह में जमीन खरीदने के लिए जा रहा है वो जगह रेसिडेंशियल एरिया है कि नहीं। इसके बाद जो चीज में ध्यान देना है वो है सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्सेस ऑफ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्सेस ऑफ हॉस्पिटल। मतलब आप जो जगह पे
जो आप जमीन खरीद रहे हो आपका मकान बनाने के लिए, वहाँ का पानी कहाँ से आएगा, वहाँ का पानी आने में कितना दूरी से आएगा, ज्यादा दूरी होगा तो कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, वहाँ पे आपका कुकिंग गैस कहाँ से आएगी, वहाँ से कम्युनिकेशन कैसा है, सामने नेशनल हाईवे है कि नहीं, सामने रोड है कि नहीं, वहाँ से आपका बच्चों का स्कूल कितना दूरी पे है, वहाँ से हॉस्पिटल कितना दूरी पे है, आपका ऑफिस वहाँ से कितना दूरी पे है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज जो रहता है वो है क्लाइमेट का जानकारी। मतलब आप जो जगह पे जमीन खरीद रहे हो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब सर्दी के टाइम में कितना सर्दी वहाँ पे होता है, या गर्मी के टाइम में कितना गर्मी होता है, बारिश के टाइम में कितना रेनफॉल होता है, प्रीवियस 20 ईयर में कितना मैक्सिमम रेनफॉल वहाँ पे आया है, कितना ज्यादा धूप वहाँ पे गिरा है, कितना ज्यादा सर्दी वहाँ पे आई है, ये सब चीज आपको रिकॉर्ड में रखना चाहिए, तो ताकि इससे आपका माइंड सेटअप रहेगा तो हम जो जगह पे जमीन लिया है वो जगह पे ऐसा ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेफ्टी फ्रॉम लोकल हुलिगनिज्म, एनिमल्स एंड फ्लडिंग। आप जहाँ पे जमीन लिए हैं मकान बनाने के लिए, आपको वो चीज दिमाग पे रखना पड़ेगा, वो जगह सेफ है कि नहीं, उसमें लुटेरा वगैरह है कि नहीं, वहाँ पे डेकोरेटिव होता है कि नहीं, वहाँ पे जंतु जानवर आ जाता है कि नहीं रात को, और वो जगह में लास्ट 20 इयर्स में कभी बाढ़ आया था कि नहीं, फ्लडिंग कैसा होता है, बारिश हो जाने से वो जगह वाटर लॉक हो जाता है कि नहीं, ये सब चीज भी दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक वाइटल चीज है वो है सॉइल क्वालिटी एंड कंपोजिशन। ये जमीन आप जब ले लेंगे मकान बनाने का पहले उसका सॉइल कंपोजिशन क्या है, सॉइल का क्वालिटी क्या है, ये एक क्वालिफाइड इंजीनियर से आपको परख लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हिसाब से वो जगह को आपको फाउंडेशन करना है। सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन डिपेंडेंट है। अगर सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक नहीं है तो कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन ज्यादा हो सकता है। उसके बाद आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन या कितना मिट्टी वहां से कटना है वो भी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद स्टेबिलिटी और रिटेंशन ऑफ द मकान जो वहां पे रहेगा वो भी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए सॉइल का कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो जमीन आप खरीदेंगे उसके। और एक इम्पोर्टेंट चीज है ओरिएंटेशन ऑफ द प्लॉट। आप जो प्लॉट जो ले रहे हैं उसका ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब वो नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। अगर वो नॉर्थ फेसिंग है उसमें सनलाइट आती रहेगी और ये सनलाइट पूरा साल भर आपको मिलेगा। आपको मालूम है तो सनलाइट कितना इम्पोर्टेंट है पूरा रोग जीवाणु से हम लोग को ठीक तंदुरुस्त रखने के लिए। और अगर ज्यादा सनलाइट समर में आती है उस टाइम में हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट करके भी हम लोग उससे धूप का तेज कम कर सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन एक वाइटल पार्ट है जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ट्रीज एंड बुशेस। मतलब आप जहाँ पे जो जमीन जो सिलेक्ट किए हैं, जो आप खरीदने के लिए जा रहे हो मकान के लिए, उसमें आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे कुछ पेड़ है कि नहीं। अगर बड़ा पेड़ है उसमें क्या एडवांटेज आपको मिल सकता है, जैसे वो पेड़ आपका मकान को छांव देगा कि नहीं, वो पेड़ से आपको अच्छा ठंडी हवा आएगी कि नहीं, ये सब चीज दिमाग में रख के वो जमीन खरीदना है। और ये भी दिमाग में रखना है जो तूफान आने से वो पेड़ आपका बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है कि नहीं, उसमें कुछ क्षति हो सकता है कि नहीं। लेकिन ये चीज दिमाग में जरूर रखना, किसी भी हालत में पेड़ को कटना मना है, दिस इज एन ऑफेंस। तो पेड़ आप नहीं काट पाएंगे। अगर आपको लगा आपका जमीन में ज्यादा पेड़ है तो जमीन मत खरीदिए, लेकिन पेड़ को मत काटिए। दोस्तों ये रहा आज का पेशकश। मेरे ख्याल से हमको लग रहा है आप लोग को आइडिया क्लियर मिल गया है तो जमीन खरीदने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। ये सब चीज अगर दिमाग में रख के आप जमीन खरीदेंगे आपका मकान बनाने के लिए, मेरे ख्याल से फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग जब तक जमीन के लिए जा रहा है, जमीन आप लोग ढूंढ के खरीद लीजिए। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो के प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसमें फाउंडेशन डिटेल के लिए हम आप लोग को बोलेंगे उस जमीन में कैसे फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, कैसा कौन सा फाउंडेशन सूटेबल होगा। तब तक के लिए हमको जाने का इजाजत दीजिए। और मेरा अगर ये टॉपिक्स आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग को दिल को छू के गया है, तो मेरा चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आने से आपके पास नोटिफिकेशन जाए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा साथ जुड़ जाइए। चलिए हम लोग एक साथ जाते हैं और कर कर के सीखते हैं। तो यही आज का बात है। So this is Devabrata Chakraborty signing out till we meet again.